सभी ने खाना खाया, थोड़ी सुस्ती आती है, तो सभी जोर से बोलेंगे, मेरे बाद में रिपीट करेंगे, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। तो सबसे पहले तो जो यहाँ पर सेक्रेटरी साहब के पास रुके हुए हैं लोग, वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं कि वो अपना कीमती समय यहाँ पर दे रहे हैं, तो उनको विशेष धन्यवाद है। और हमारी ये उम्मीद है कि आप और भी कुछ अच्छा सीख कर जाएंगे यहाँ से। तो ये जो कैडर और कैंप का हम आयोजन करते हैं, बेसिकली इसीलिए करते हैं कि आपको कुछ ज्ञान दिया जा सके, आपस में ज्ञान को शेयर किया जा सके, वो किसी भी तरह का हो सकता है। तो जो जहाँ तक संविधान की बात आती है, तो मैं क्योंकि पॉलिटिकल साइंस की टीचर भी हूँ और संविधान के जनक मेरे आइडियल भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी हैं, तो मेरा विशेष जुड़ाव है इस विषय से। संविधान की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला शब्द आता है हम भारत के लोग। तो संविधान का जो पहला ही शब्द है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वो उसी से हमें निष्कर्ष निकल आता है उन 3 शब्दों से कि यहाँ पर सभी समान है। दरअसल ये जो संविधान का पूरा ताना बाना है, जो संविधान की पूरी रूपरेखा है और अनुच्छेद है, जो भी भाग है, वो सब समानता शब्द के आसपास ही घूमते हैं। और जो संविधान की अंतिम मंजिल है वो यही है कि हम सभी समान रूप से रहें, समान रूप से विकास करें। तो इसके लिए भारतीय संविधान में हमारी प्रस्तावना में भी कहा गया है कि सभी की अस्मिता गरिमा का सम्मान होना चाहिए। भारत में बंधुत्व को बढ़ावा मिलना चाहिए। बंधुत्व फ्रेटर्निटी यानी सभी धर्म, जाति, वर्ग, नस्ल, लिंग, ये सभी लोग मिलकर रहेंगे, प्यार से रहेंगे, तभी भाईचारे की भावना बढ़ेगी। और जब भाईचारे की भावना बढ़ेगी तो हमारे बीच दंगे फसाद कम होंगे और हम एक दूसरे की प्रगति में सहायक होंगे। जैसे कि हमारी दीदी निर्देश और भाई देव हमेशा ही इस तरह के आयोजन करते रहते हैं। तो हमारा सभी का ये पुनीत कर्तव्य है, या इनके जैसे और भी ऐसे लोग जो अपना समय, ऊर्जा समाज को जागरूक करने में खर्च करते हैं, तो हमारा इतना दायित्व है कि हम सभी इनका सहयोग करें। और यहाँ से जो भी संदेश मिलता है, जो भी सीख मिलती है, वो अपने भाई बहनों में, यदि आप किसी वर्क प्लेस पर हैं, काम करते हैं, तो अपने साथ के लोगों में उसको शेयर करें, उसको संवाद करें। यहाँ का मैसेज आगे जरूर जाना चाहिए। तो भारतीय संविधान में हमारे 6 मूल अधिकार दिए गए हैं, जिसमें अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार देता है, स्वतंत्रता का अधिकार है कि हम स्वतंत्र हैं। समानता में मैंने चर्चा की कि हम सभी को समान रूप से विकास के अवसर मिलेंगे, हमें समान रूप से सभी काम करने के अवसर मिलेंगे। पूरे भारत में कहीं भी आने जाने का अधिकार है, कोई हमें रोक नहीं सकता। कोई सार्वजनिक स्थानों पर जैसे होटल है, तालाब है या इस तरह के प्लेसेस हैं, वहाँ पर हमारे साथ भेदभाव नहीं कर सकता। अपने कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में सभी महापुरुषों का सम्मान करते हुए उनके नाम पर ऐतिहासिक धरोहर बनाई है। इसमें लखनऊ का अम्बेडकर पार्क तथा नोएडा का राष्ट्रीय दलित हुए समाज के बच्चों को शिक्षित बनाने के लिए नोएडा के अंदर अंतर्राष्ट्रीय अनेकों अंतरकालीन शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करके समाज को बनाने का कार्य मायावती डॉक्टर भी उनके पास आई, न कभी कांग्रेस में देखी, कांग्रेस में ऐसा करके समाज के सम्मान और सम्मान को दी है, जिसके लिए समाज राम राज से उपराज बनने की यात्रा अनेकों विरोधाभासों और विचारों से जुड़ी है। अपने को बुद्ध का अनुयायी कहते हैं, सार्वजनिक मंचों पर महाभारत कृष्ण और अर्जुन का अनुयायी बताते हैं और महाभारत के अनुसार लोगों को बहन मायावती जी का गला दबाने के लिए उकसाते हैं। डॉक्टर उदित राज कभी बीजेपी में जाते हैं तो कभी कांग्रेस में जाते हैं,
कभी इनके जस्टिस पार्टी बनाते हैं, कभी अम्बेडकर भवन नई दिल्ली पर पहुंचकर स्वीकार करने का नाटक करते हैं और उसके बाद मंदिर में जाकर हिंदू बनकर घंटी बजाते हैं। कभी हमारे महासंघ परिसंघ में आकर हमारे महासंघ परिसंघ के कर्मचारियों के संगठन में आ जाते हैं और कभी अपना नाम रामराज से उदित राज कर देते हैं। परिषद द्वारा वित्तीय आरोपों के चलते डॉक्टर उदित राज को परिषद के चेयरमैन से नोटिस देकर होटल कनाट प्लेस नई दिल्ली में प्रेस वार्ता करके तथा मामलेदार ऑडिटोरियम में परिषद की आम सभा बुलाकर वर्ष 2000 में परिषद के चेयरमैन के पद से हटाकर परिषद से हमेशा निकाल दिया गया है। ऐसे व्यक्ति द्वारा हमारे समाज की महान नेता सुश्री मायावती जी पर झूठे आरोप लगाकर उनकी छवि को डॉक्टर उदित राज द्वारा बदनाम करने की जो साजिश की गई है उसकी महासंघ घोर निंदा और भर्त्सना करता है तथा कांग्रेस पार्टी से ऐसे व्यक्ति की मानसिक दशा कुंठित हो कि वह कुछ भी बोल रहा है, ऐसे व्यक्ति को तत्काल प्रभाव से कांग्रेस पार्टी से निष्कासित करने की महासंघ मांग करता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आरक्षण के वर्गीकरण के समय हमारे समाज उसके विरोध में सड़क पर आंदोलन कर रहा था, भारत बंद कर रहा था, पूरा बीएसपी इसका विरोध में आंदोलन कर रही थी। लेकिन कांग्रेस के दो मुख्यमंत्री तेलंगाना और कर्नाटका इस आदेश को अपने राज्यों में सबसे पहले लागू करके अपने जामा पहना रहे थे। डॉक्टर उदित राज को सलाह दी जाती है कि अगर गलाही किसी का घोटना वो जरूरी समझते हैं तो सबसे पहले अपनी कांग्रेस पार्टी के इन दोनों मुख्यमंत्री के विषय में अपनी मर्दानी दिखाकर समाज को एक मैसेज दें। हालांकि आरक्षण के वर्गीकरण के समय इस आंदोलन से डॉक्टर उदित राज व्यापी आंदोलन चलाया गया। इसमें क्षमा चाहता हूँ और ये शब्द कहने के बाद 2 दिन से छुट्टी पर है, उसका मुंह नहीं दिखा पा रहे हो। तो ये बात छोटी सी है लेकिन ये हम तभी कर सकते हैं, इतना कदम भी नहीं लेते हैं लोग, पता है, सुन के चुप हो जाते हैं। तो आप सबको जो हम यहाँ इकट्ठे होते हैं ऐसे सामाजिक कार्यक्रमों में यही उद्देश्य है कि हमें पता हो कि हमारे साथ क्या गलत हो रहा है और वो जो गलत हो रहा है उसके लिए हमको क्या कदम उठाना है। पहले हम बातचीत से समाधान करने की कोशिश करें, नहीं होता लिखित में करें, अपने आसपास के लोगों को कॉन्फिडेंस मिले, फिर भी नहीं होता है तो अपने समाज से, और हमारे पास पूरा सिस्टम है न्यायालय का, पुलिस का और सारा आयोग वगैरह है, बहुत बड़ा मैकेनिज्म है, तो वहाँ तक जाए। तो संविधान हमें बताता है कि हमारे अधिकार क्या है और वही विभिन्न कानून हैं। मैंने उस चिट्ठी में आईपीसी की धारा डाली, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के वो डाले, सारी चीज़ें डाली और ओवरऑल मेरी अस्मिता और गरिमा को इससे ठेस पहुंची है। और तो ये जब मुझे अधिकार पता है तभी मैं लिख पाई ना, बोल पाई, कह पाई, अपने अधिकारों को उठा पाई वहाँ पे। तो मैं ऐसा चाहती हूँ कि हम सब इसी तरह से आत्मविश्वास से भरे हों और बहुत से मोर्चे होते हैं महिलाओं के लिए भी, पुरुषों के लिए भी, घर के अंदर से लेकर और घर के बाहर तक बहुत जगह हमें डिस्क्रिमिनेशन, असमानता फेस करनी पड़ती है। तो उसको हम किस तरीके से लोगों को बताएं कि यह गलत है। सबसे पहले तो हमको यही सीखना है कहना कि ये गलत है। हम कहते ही नहीं है कि ये गलत है। हमारे पति ने हमको गाली दी थी, हम कहते ही नहीं है कि ये गलत है। हमारे पति ने हमको झापड़ मार दिया, सास ने ताने दिए, तरह तरह के बुरा बर्ताव किया, सालों तो हम यही नहीं कह पाते कि ये गलत है। तो कहना सीखें कि ये गलत है। हो सकता है ये कहते ही उनकी शायद उनको थोड़ा बैकफुट पर आ जाए, जो भी आपके प्रति ऐसा व्यवहार कर रहे हैं घर में या घर के बाहर। तो सबसे पहले कहना सीखें कि ये गलत है और फिर जब आपके अंदर इतना आत्मविश्वास देखेंगे तो वो जरूर उनको एहसास होगा कि हम गलती कर रहे हैं। लोगों को एहसास नहीं होता कि हम कुछ गलती कर रहे हैं क्योंकि उनके मन में उनके पूर्वाग्रह इतने हैं कि उन्हें लगता है कि ये नॉर्मल है। जैसे उस टीचर ने बोला इसमें कुछ गलत नहीं है, उसको लग ही नहीं रहा था, उसको एहसास ही नहीं था कि कुछ गलत है क्योंकि उसकी परवरिश ऐसे ही माहौल में हुई होगी जहाँ इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता होगा, आरएसएस से जुड़ा हुआ था तो इस तरह का उसमें कूट कूट के भरा जाता होगा। तो आप बताएं लोगों को कि ये गलत है। समानता, यही समानता है, यही संविधान सिखाता है। इसके बाद स्वतंत्रता, हमें कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है, बहुत 5 तरह की स्वतंत्रताएं हैं लेकिन वो अनलिमिटेड नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। उन पे कहीं ना कहीं रोक लगी होती है कि हम देशद्रोह की बातें नहीं कर सकते, किसी का अपमान नहीं कर सकते। एक आपने कहावत सुनी और पढ़ी भी होगी
कि मेरी स्वतंत्रता वहाँ खत्म हो जाती है जहाँ आपकी नाक शुरू होती है। यानी मैं कुछ भी करूँ, अपनी छड़ी घुमाती हुई रास्ते में जा रही हूँ, कुछ भी एक्सरसाइज कर रही हूँ, लेकिन वहीं तक हाथ फैला सकती हूँ जहाँ तक दूसरे की नाक शुरू नहीं हो रही। तो स्वतंत्रता यही है कि हमें अपने दायरे पता हो कि हम कहाँ तक स्वतंत्र हैं। हम में से बहुत सी फीमेल हैं, कल को सास बनेगी, बहुत सी हम नंद भी हैं, बहुत सी भाभी भी हैं, हमारे बहुत सारे रोल हैं प्ले करने के लिए। तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कहाँ तक स्वतंत्रता है, हम कहाँ तक लोगों को, अपने आसपास के लोगों को रेगुलेट कर सकते हैं, कहाँ तक उन पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। अब जैसे हम फीमेल्स हैं, हमारे सामने एक बड़ी वो आती है, हमारी बेटियाँ, हमारे घर की लेडीज होती है, हमें नया दौर है, बच्चे तरह तरह के कपड़े पहनना चाहते हैं, छोटे बड़े हर तरह के, हर जगह जाना चाहते हैं। ये मैं बड़ी व्यवहारिक सी बात आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ऐसे में फिर हमें किस तरह से अपने बच्चों की परवरिश करनी है कि वो और लोगों से अपने आप को अलग भी ना महसूस करें, आइसोलेटेड भी महसूस ना करें, उनमें आत्मविश्वास भी बना रहे और कहीं वो जाएं तो वो सबसे अलग ना दिखे और बहुत अच्छे से। अब जैसे मेरी बेटी 12-13 साल की है, वो जीन्स भी पहनेगी, सब पहनेगी, लेकिन उसको मैंने सूट पहनने की भी आदत डाली है। तो उसकी ऐसी आदत डल गई है कि वो सार्वजनिक मंच पे या फेस्टिवल में सूट्स, मैं ये नहीं कहती कि सूट ही पहनना, शॉर्ट्स भी पहन सकती है, सब कुछ पहन सकती है, लेकिन ऐसी नौबत ना आए कि मुझे उसे रोकना पड़े। मैं रोकूंगी तो उसे बुरा लगेगा। उसकी ऐसी आदत ही होती है कि वो इस तरह के कपड़े खुद ही चूज करती है, उसको खड़ा कर देते हैं कि तुम्हें क्या पहनना है। तो मतलब इस तरह से हमें अपने बच्चों की परवरिश करनी है, उनके व्यवहार में उनको भाई कोएड होते हैं स्कूल, लड़के भी होते हैं साथ में, लड़कियां भी होती हैं। लड़कियां अलग जाने का प्रोग्राम बनाती हैं कि हमें मूवी देखने जाना है, हमें एग्जाम्स के बाद पार्टी करनी, होता है जैसे मम्मा वो भी जा रही है, मुझे भी जाना है, मम्मा उसकी मम्मा तो मना नहीं करती, आप मना करते हो। तो इन सब चीज़ों के ना बहुत छोटे छोटे समाधान हैं। आप कहो ठीक है आप जाओ, लेकिन एक मदर साथ में जाएगी। मैं आपके बीच में नहीं बैठूंगी, लेकिन मैं उस रेस्टोरेंट के कोने में जरूर बैठूंगी। मैं उस पिक्चर हॉल में नहीं बैठूंगी, लेकिन उस पिक्चर हॉल में आपके साथ वाली सीट पे नहीं बैठूंगी, लेकिन पीछे कहीं रो पे मैं जरूर बैठी होंगी। तो इस तरह से हम बच्चों को क्या है, उनकी परवरिश में भी करेंगे, उनको आज़ादी भी देंगे और उन पर एक नियंत्रण भी रहेगा। तो सारा खेल यही है, आज़ादी भी दे लिए पर नियंत्रण किस तरह और कहाँ तक रखना है, तो ये है। फिर है हमारा एक शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण हमारा कोई भी नहीं कर सकता। पहले क्या होता था, बंधुआ मजदूरी होती थी, बिना पैसे के काम कराया जाता था। तो हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमारा कोई भी किसी भी तरह से शोषण ना कर सके। देखिए शोषण वहाँ होता है हमेशा जब हमसे ऊपर कोई हमें डोमिनेट करने की स्थिति में होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि हम टीचर हैं तो हमारे प्रिंसिपल हमें डोमिनेट कर सकते हैं, हम घर में नई बहू आए तो हमारी सास डोमिनेट कर सकती है, या इस स्थिति में होते हैं नॉर्मली डोमिनेट और शोषण वही हमारा करना चाहते हैं। तो जब भी आप लड़कियों से भी मेरा कहना है कि जब भी आप अपने वैवाहिक जीवन में प्रवेश करें तो वो अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग रखें, अपनी मर्यादा इतनी रखें कि कोई आपका शोषण ना कर पाए। जब हम वर्क प्लेस में जाते हैं तो अपना आत्मविश्वास इतना भरा हो, हमें इतनी नॉलेज हो, हमें कानूनों का ज्ञान हो कि कोई हमें बेवकूफ़ ना बनाए, कोई हमें साइडलाइन ना करे, कोई अनड्यू हमारा फायदा ना उठाए। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के अंतर्गत कि सभी को अपना धर्म को मानने की आज़ादी है और कोई भी जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकता। इसके अलावा सभी धर्मों को अपने अपने रीति रिवाज फॉलो करने की आज़ादी है। यदि हमें पसंद है बुद्ध विहार में हम मोमबत्ती जलाएं, अगरबत्ती जलाएं, तो ये हमारी आज़ादी है, ये हमें संविधान ने दी है। हम बाबा साहब को पूजे, ये हमें संविधान ने आज़ादी दी है। तो ये सारी जो धार्मिक स्वतंत्रताएं हैं इसमें भी हमको एक बड़ा सेंसिटिव होके चलना होता है कि मैं अपना धर्म तो मानूं, लेकिन दूसरे किसी भी व्यक्ति की, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसकी भावनाओं को आहत ना करूं। अगर हम ये सोचते हैं कि हमें कोई हर्ट ना करे तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम भी किसी को चोट ना पहुंचाएं, उसकी मनोभावों को कुछ कष्ट ना हो इस तरीके से।
तो शब्दों का चयन, हमारे हाव भाव, हमारे विचार बहुत ही संतुलित होने चाहिए। यही शिक्षा का उद्देश्य है, यही संविधान का उद्देश्य है और यही मानवीय जीवन की गरिमा भी है। इसके अलावा है कि हमें अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है। यदि मुझे मलयालम बोलनी है तो मैं मलयालम बोल सकती हूँ। भारतीय संविधान 22 भाषाओं को मान्यता देता है, यानी भाषा ऐसी चीज है जो कि हमें अपनेपन का एहसास कराती है। और नई जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें कहा भी गया है कि कक्षा 5 तक जो शिक्षा है वो मातृभाषा में दी जाएगी। ऐसा इसलिए कि हम अपनी जो मातृभाषा में अपने आप को जितना अच्छा एक्सप्रेस कर पाते हैं, चाहे इंग्लिश हमें कितनी अच्छी आती हो, फ्रेंच कितनी अच्छी आती हो, लेकिन हम उस चीज़ को उतने अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो मातृभाषा से जुड़ाव बहुत जरूरी है। तो संविधान हमें ये अधिकार देता है कि हम अपनी अपनी भाषाओं को माने, उनका सम्मान करें और अपनी संस्कृति है उसको हम आगे बढ़ाएं। यदि हमारी संस्कृति है कि हम बौद्ध विहार में आएंगे, हर संडे के संडे आएंगे और अपने धर्म को, बौद्ध विहारों को बढ़ावा देंगे, तो ये हमें पूरी आज़ादी संविधान प्रदान करता है, इससे हमें कोई रोक नहीं सकता। इसके अलावा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो ये अभी मैंने 5 मौलिक अधिकार बताए हैं, इनको यदि कोई भी उल्लंघन करता है, वायलेट करता है, तो इनकी रक्षा करने के लिए अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। इसके द्वारा हम हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाके अपने अधिकारों के हनन का मामला रख सकते हैं। तो ये मैंने अभी बात की मूल अधिकारों की। अब प्रश्न उठता है कि मूल अधिकार क्यों दिए गए हैं, किस लिए? आप में से कोई बताएगा? क्योंकि पहले मैंने सारा बता दिया। मूल अधिकार क्यों दिए गए, किस लिए दिए गए? क्योंकि सेशन में दोनों तरफ से बात हो तो ज़्यादा अच्छा। ये भाषण नहीं है, ये एक कार्यशाला है जिसमें हमें डिस्कशन करनी है। आप में से कोई बताएगा कि इतने सारे मूल अधिकार और उनको भी इतनी इम्पोर्टेंस दी गई है संविधान में, फिर उसके सीधे हाई कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, तो इतना क्यों? वाई? यस प्लीज। पहले हम लोगों को शोषण भी होता था, पहले हमें किसी चीज़ की नॉलेज नहीं थी, हम लोग पढ़ नहीं पाते थे, एजुकेटेड नहीं थे, सुविधाएं भी नहीं थी और हम लोगों के हमें कोई अधिकार थे ही नहीं। लेकिन जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना, लागू हुआ, उसके बाद से बाबा साहब ने हम लोगों के लिए इतने राइट्स उसमें लिखे हैं जिनकी बदौलत आज हम अच्छे से अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जी सकते हैं। कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी अच्छा पहन सकते हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं, हम रोड पर भी आंदोलन कर सकते हैं, हम सभी जगह आज़ादी से रह सकते हैं। जो हमारे पास पहले नहीं था वो आज हमारे पास है। बस जागरूक होने की ज़रूरत है और चीज़ों को समझने की, पढ़ने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इससे पता चलता है कि विषयों की जो भी हम पढ़ते सुनते हैं या इतनी कार्यशालाएं करते हैं तो उसकी क्लैरिटी हमारे माइंड में है कि हम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। क्योंकि हर एक घटना का, हर एक कार्यशाला जो भी कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, उद्देश्य होता है। जब हमें उद्देश्य पता हो तो हम उस रास्ते पे आसानी से जा सकते हैं। जैसे हमें पता है कि हमें बौद्ध विहार जाना है, मयूर विहार फेज 3 बौद्ध विहार जाना है। जब हमें डेस्टिनेशन पता होगा तभी तो हम रास्ता फॉलो करेंगे। तो हमें अपनी डेस्टिनेशन पता होनी चाहिए कि हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए क्या, इस विषय पर विचार करना चाहिए, चाहे वो घर के अंदर हो चाहे घर के बाहर हो। तो ये थी संविधान की मूल अधिकारों की बात। इसके अलावा यदि आपका कोई ऐसा कोई प्रश्न है, टॉपिक है जिस पर आप बात करना चाहते हैं या कोई डिस्कशन चाहते हैं तो आप मुझे बता दें। और जब तक एक जनरल बात यही करनी है कि आत्मविश्वास से भरे रहिए और पूरी तरह से अपने मिशन को आगे बढ़ाइए। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी सरकार आई, कौन सी गई, किस सरकार ने हमारे लिए क्या किया, क्योंकि हमें अपने मिशन को आगे बढ़ाना है, हमें एकजुट होना है। और एक बात है कि मुझे अपने अधिकारों का पता चल गया, लेकिन मेरे पीछे अगर 2 लोग भी खड़े हैं तो मेरा
मेरा हौसला दुगना हो जाता है। तो यदि किसी के प्रति कोई अन्याय हो रहा है आपके आसपास, तो आप बेझिझक उसके साथ खड़े रहिए, उसको पीछे मत हटिए। कम से कम ये है कि उसकी हिम्मत बढ़ेगी, और जब किसी भी आप पुलिस स्टेशन या कहीं भी कोई FIR वगैरह कराने जाते हैं तो आप समूह में जाइए, अपनी बात को पूरे दावे के साथ रखिए और इकट्ठे रहिए, संघर्ष करिए, संगठित रहिए, शिक्षित रहिए। ये ही वही बेसिक चीजें हैं जो हम हर कार्यशाला में रिपीट करते हैं, और इनको हमें अपने मिशन को आगे बढ़ाना है और एक दूसरे को सहयोग करना है। जब हम आते हैं तो हमें अपने साथ और भी लोगों को जोड़ना है। यदि यहाँ भी नहीं आ सकते तो यहाँ का जो मैसेज है वो और लोगों तक पहुँचाइए, और अपने आप को दिन प्रतिदिन कमजोर नहीं करना और मजबूत करना है, संगठित होना है। RSS वगैरह इतना सब उनका संगठन स्ट्रॉन्ग है कि एक आवाज पे सारा समुदाय इकट्ठा हो जाता है। तो हमारे अंदर भी ऐसी भावना होनी चाहिए कि दीदी निर्देश यदि कहीं कोई कैडर कर रही है तो बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर के, बिना किसी अफवाहों के हमें एक दूसरे के आह्वान पर जाना चाहिए। जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ, और बहुत अच्छा आयोजन किया है भाई देवी राम ने और दीदी निर्देश जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।